हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे हिंदी ग्रामर मतलब हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा, भेद और उदाहरण। संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण। सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा विशेष रूप से एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ नाम होता है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। तो संज्ञा का अर्थ होता है किसी चीज का, किसी वस्तु का या किसी इंसान का नाम, उसे हम संज्ञा कहते हैं। और इस संसार में जो प्रत्येक वस्तु है या व्यक्ति है उनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि संज्ञा हम किसे कहते हैं। व्यक्ति, किसी वस्तु को, कोई स्थान, कोई भी प्राणी, कोई अवस्था या कोई गुण या फिर भाव, इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण पहला देखो, व्यक्ति। अगर व्यक्ति होगा तो उसमें क्या नाम, व्यक्ति के कितने नाम होते हैं, पर यहाँ पर मैंने उदाहरण में आप लोगों को 4 नाम दिए हैं। राम, महेश, मोहन, सीता, आदि। आदि मतलब उसे हम इंग्लिश में जिसे एटसेट्रा कहते हैं, मतलब आगे और बहुत सारे ना, व्यक्ति के नाम बहुत सारे होते हैं। दूसरा है स्थान, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अमेरिका, जर्मनी, पटना, बिहार, जापान आदि। तो ये सब हो गए स्थान के नाम, तो ये भी है संज्ञा। वस्तु, किसी वस्तु के नाम, जैसे किताब, घड़ी, सुई, सोफा, बेड, बर्तन, खिड़की, गाड़ी, पुस्तक आदि। ठीक है, तो इनमें हम समझ गए कि संज्ञा किसे कहते हैं। और एक देखते हैं भाव, जो हमारे इमोशंस होते हैं उसमें क्या क्या संज्ञा हो सकते हैं, जैसे सौंदर्य, मिठास, गर्मी, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, लंबाई, चौड़ाई, सुगंध आदि। ये सब हो गए हमारे भाव। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद, मतलब उसके टाइप्स। और संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो इंग्लिश में जो नाउन है उसके जो टाइप्स है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। प्लीज़, अगर आप लोगों को नाउन सीखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर ग्रामर के हर एक टॉपिक सीख सकते हैं। संज्ञा के भेद देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में और 2 आते हैं, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, और है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी विशेष व्यक्ति, मतलब हम ऐसे नहीं कह रहे कोई लड़का कोई लड़की, हम जब किसी का नाम ले रहे हैं विशेष गुण से, जब हम नाम ले रहे हैं महेश, राम, तो ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब आप लोग उदाहरण देखोगे तब आप और अच्छी तरह समझ पाओगे। तो अब हम उदाहरण देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, राम व्यक्ति विशेष, जयपुर स्थान विशेष, टाटा चाय वस्तु विशेष। है ना, मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया, जब किसी का विशेष रूप से नाम लिया जाता है तब उस शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जयपुर बहुत ही सुंदर शहर है। तो जयपुर ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उस शहर का नाम लिया गया है। मुझे टाटा चाय बहुत पसंद है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे चाय बहुत पसंद है, मैंने विशेष रूप से कहा कि मुझे टाटा चाय बहुत पसंद है। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। हम आगे का अब समझेंगे। जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, हम सबसे पहले ये जानेंगे। किसी वर्ग या समूह का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जिसका मतलब है किसी वर्ग का, यानी किसी का हम स्पेसिफिकली नाम नहीं ले रहे हैं, किसी का हम विशेष रूप से नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखा कि हम कह रहे हैं राम, महेश, ऐसे नाम ले रहे हैं, टाटा चाय। पर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में हम नाम नहीं लेते, ऐसे कहते वह लड़का, ठीक है, चाय, जूस। पर जूस कौन सा है, रस कौन सा है, ये हमने नहीं कहा, आम का है, सेब का है। जब हम कहेंगे आम का जूस या फिर आम का रस, तब वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर जब हम कह रहे हैं रस, किसका रस, वो हम नहीं बता रहे, तो वो हो गया कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। नदी से यमुना, माही, गंगा, सिंधु आदि सभी नदियों का बोध होता है ना। जब हम नदी ये शब्द कहते हैं, तो नदी तो इस दुनिया में एक ही नहीं है ना, बहुत सारे हैं। तो नदी ये सुनते ही हमें यमुना, माही, गंगा, सिंधु ऐसे कई सारे नदियां दिमाग में आ जाते हैं, है ना। तो फिर नदी ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। वस्तु, अब देखो वस्तु ये शब्द सुन के हमारे दिमाग में मकान आ सकता है, कुर्सी आ सकती है, पुस्तक आ सकता है, कलम आदि का बोध होता है। तो वस्तु सुन के हमें ये नहीं पता चलता कि कोई एक स्पेसिफिक वस्तु है, कोई विशेष वस्तु है। वस्तु सुन के हमें लगता है कि कितने सारे वस्तु है ना संसार में। तीसरा देखो, पहाड़। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है ना। हमने विशेष रूप से कोई पहाड़ का नाम नहीं लिया है, सिर्फ पहाड़ कहा है, तब वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है, ठीक है। तो फिर मनुष्य तो एक ही नहीं है, कई सारे हैं, तो मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है। पशु पक्षी, पशु पक्षी से हमें क्या क्या बोध होता है, भैंस, गाय, घोड़ा, बिल्ली आदि, है ना। इस जाति में जितने भी आते हैं सबका हमें बोध होता है, इसलिए पशु पक्षी भी जातिवाचक संज्ञा है। आखिरी देखो, लड़का। अब लड़का ये शब्द सुनने से भी हमारे दिमाग में कई लड़कों का नाम आ जाता है, कोई एक नहीं है। जैसे रमेश, रवि, महेश आदि, है ना। तो सभी लड़कों का बोध हो रहा है हमें, तो ये भी हो गया जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाववाचक संज्ञा होता क्या है, ये अब हम देखते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ आदि के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, दशा, व्यापार, भाव आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जब हमें किसी के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, दशा, व्यापार, भाव का बोध होता है, तब उन शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो यहाँ पर किसी का हमें गुण पता चल रहा है, जो कि है ईमानदारी, ठीक है। तो यहाँ पर ईमानदारी शब्द एक भावना प्रकट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ईमानदारी भाववाचक का उदाहरण है। दूसरा देखिए, मैं बहुत गुस्सा हूँ। तो गुस्सा ये एक भाव है, एक इमोशन है, तो ये भी हो गया भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर मेरे गुस्से होने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर गुस्सा भाववाचक का उदाहरण है, ठीक है। आखिरी देखो, मेरी लंबाई मेरे दोस्त से अधिक है। यहाँ पर मेरे लंबे होने का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर लंबाई में भाववाचक संज्ञा है।
ओके, होप आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम आगे का देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा ईमानदारी, गुस्सा और लंबाई, ये है हमारे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम सीखेंगे समूहवाचक संज्ञा, जो कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेदों में से एक है, जिसे हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ पर देखो, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। जिस संज्ञा शब्दों से समूह होने का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो समूह, समूह ये शब्द पढ़ के ही हमें समझ आ जाता है कि किसी शब्दों का, संज्ञा के शब्दों का समूह है, जिसका मतलब है एक ग्रुप है, तो वो हो गया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। परिवार, सेना, विद्यालय, टोली, झुंड, भीड़, सभा, दल, समिति आदि समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो परिवार, परिवार मतलब एक समूह है, एक ग्रुप है ना। परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता ना, तो एक समूह है, तो वो हो गया समूहवाचक संज्ञा। सेना, अब सेना में कई सारे सेनापति होते हैं, तो वो हो गया समूहवाचक संज्ञा। अगला देखो विद्यालय, विद्यालय भी समूहवाचक संज्ञा है। टोली मतलब बहुत सारे जन, झुंड मीन्स पूरा क्राउड, भीड़, क्राउड, है ना। तो ये हो गए हमारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। ऐसे देखो मुझे एक दर्जन केले खरीदने हैं, तो दर्जन में सिर्फ एक केला नहीं होता है ना, तो फिर वो एक समूह होता है ना, 12 केलों का समूह होता है, तो इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा में आता है। यहाँ दिए गए वाक्य में दर्जन एक समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखो, भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। ऊपर दिए गए वाक्य में सेना शब्द से जवानों के एक समूह का बोध हो रहा है ना। तो फिर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इस प्रकार सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला देखो, मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। तो परिवार, ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऊपर दिए गए वाक्य में परिवार शब्द से सदस्यों के एक समूह का बोध हो रहा है, इस प्रकार परिवार शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, काले धन की बात चलते ही सभा में सन्नाटा छा गया। ऊपर दिए गए शब्द में सभा शब्द से एक समूह का बोध हो रहा है ना। प्रकार हमें सभा शब्द से समुदायवाचक संज्ञा ये है, ये हमें पता चलता है। समुदायवाचक मतलब समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में मटीरियल नाउन कहते हैं। तो मटीरियल नाउन में क्या क्या होता है, ये हम सबसे पहले देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल संबंधित वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्य, ये वर्ड पढ़ के ही, ये शब्द पढ़ के ही हमें समझ में आ जाता है कि किसी भी नाप तोल से संबंधित वस्तुओं का बोध हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, दूध, दही आदि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, पर ऐसा नहीं है। द्रव्य मतलब मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर सोना, चांदी ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। मुझे पानी पीना है, तो इस वाक्य में पानी शब्द हमें एक द्रव्य का बोध करा रहा है ना। हमें स्वस्थ रहने के लिए घी खाना चाहिए, तो ऊपर दिए गए वाक्य में घी शब्द हमें एक द्रव्य का बोध करा रहा है ना। अगला देखो, मुझे सोने का हार खरीदना है,
ऊपर दिए गए वाक्य में सोना शब्द हमें एक द्रव्य का बोध करा रहा है। होप आप लोग अच्छी तरह से ये वीडियो समझ गए होंगे। अगर आप आखिर तक आ चुके हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you in the next video. Thank you.